हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला तिथि 6 पौष, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस तारीख को महिलाओं के खाते में आ रहे 2500 रुपए, मैया सम्मान को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर रांची के नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री कुछ लाभुक महिलाओं को प्रतीक स्वरूप 2500 रुपये सौंपेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाभुक महिलाओं को लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी जिलों के DDC या ADM स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने जिले से लाभुकों और बसों की सूची रांची जिला प्रशासन को जल्द उपलब्ध कराएं। साथ ही JSLPS दीदियों को बसों का इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जो जिलों से समन्वय बनाकर कार्यक्रम स्थल तक महिलाओं को लाएंगे। 24 जिलों से 3 लाख से ज्यादा महिलाएं कार्यक्रम में होंगी शामिल। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के 24 जिलों से 3 लाख से अधिक लाभुक महिलाओं को कार्यक्रम में बुलाया गया है। इस योजना के तहत अब तक 55,25,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिनमें रांची जिले से सर्वाधिक 65 लाख से अधिक लाभुक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसी साल 4 दिसंबर को भी 7 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 1000 रुपये भेजे थे। झारखंड में 2 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण 2025 तक रोजगार से जुड़ेंगे। झारखंड के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2025 तक 2 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे वे रोजगार से जुड़ सकेंगे। यह बयान उन्होंने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित स्किल स्टेक होल्डर्स कनेक्ट कार्यक्रम में दिया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कौशल विकास युवाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जोर दिया, ताकि यह उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप हो सके। मंत्री ने कहा कि अब तक 5,25,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 4,05,000 युवाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ और 2,25,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। कौशल विकास योजना के लाभ: निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र प्रदान करना, रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। जाने टाटानगर रेलवे स्टेशन में कितने कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन के 51 कर्मचारियों को टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 लेवल 5 में प्रमोशन दिया गया है। चक्रधरपुर मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके बाद इन कर्मचारियों को ट्रैक्शन रिपेयर और OHI विभाग में कार्य करने का अवसर मिलेगा। प्रमोशन से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड का आरोप है कि धोनी ने अपने हरमू रोड स्थित आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया है, जो कि बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। बोर्ड अध्यक्ष संजय लाल पासवान कहा कि जिन लोगों को आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उनका उपयोग केवल आवास के लिए ही किया जा सकता है। यदि इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है,
तो यह गैरकानूनी होगा। क्या है पूरा मामला? धोनी के हरमू रोड स्थित पुराने आवास में लैब खोले जाने की जानकारी सामने आने के बाद बोर्ड ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बोर्ड यह पता लगाएगा कि धोनी को यह प्लॉट किस उद्देश्य से आवंटित किया गया था और क्या इसका उपयोग नियमों के अनुसार हो रहा है। यदि यह साबित होता है कि धोनी ने आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग किया है तो बोर्ड कार्रवाई करेगा। जाने कि इस मामले में और किन पर है नजर। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धोनी को यह आवासीय प्लॉट झारखंड सरकार ने खेल के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के कारण दिया था। इसके अलावा हरमू रोड पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर भी आवासीय भूखंड के गलत उपयोग का आरोप है, जिस पर बोर्ड ने पहले ही नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने दोनों मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बच्चों को लेकर हुंडरू फॉल जा रही बस पलटी, 2 दर्जन बच्चे घायल। रांची के अनगढ़ा इलाके में एक शैक्षणिक भ्रमण पर निकली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। कोडरमा के राइजिंग पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं कोडरमा से रांची साइंस सिटी और हुंडरू जलप्रपात के भ्रमण पर आए थे, लेकिन सफर के दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हुंडरू जलप्रपात से 3 किलोमीटर पहले हुई दुर्घटना। यह दुर्घटना सिकिदिरी थाना क्षेत्र में स्थित एक तीखे मोड़ पर हुई। हुंडरू फॉल से 3 किलोमीटर पहले बस असंतुलित हो गई और पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को मेदांता अस्पताल भेजा। बस के शीशे टूट गए थे और बच्चे सहमे हुए थे। स्कूल की शिक्षिकाएं और आसपास के लोग घायल बच्चों को संभालने में जुट गए। घायल बच्चों का उपचार चल रहा है, जबकि बाकी बच्चों को सड़क किनारे बैठाया गया। 2 बाइक की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर में एक बच्चा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित दुमका रोड के साइडिंग मोड़ पर 2 बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक बच्चा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में चारों को मौके पर उपस्थित लोगों ने सदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार J21.0.516 नंबर की अपाची बाइक मोड़ पर भी बेतहाशा स्पीड में चला आ रहा था, जो सामने से आ रही बाइक J10D5309 स्प्लेंडर से टकरा गया। स्प्लेंडर बाइक में सवार बच्चा टक्कर होने के बाद करीब 30 फुट हवा में चला गया और वापस सड़क पर गिरा, जिससे बच्चे को भी गंभीर चोटें आई हैं। इधर अपाची बाइक में सवार दोनों ही युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घटनास्थल पर जगह जगह खून के ढेर गिरे दिखाई दिए। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि पूरी गलती अपाची बाइक सवार लड़कों की है, जो बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण नियंत्रण नहीं रख पाए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों बाइक को सड़क से किनारे लगाकर चाबी साथ ले गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। गढ़वा में स्कूल बस पलटी, मासूम की गई जान, 7 से अधिक घायल। गढ़वा जिले के मैराल थाना क्षेत्र के संगबरिया गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ, जब पैराडाइज पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को मैराल सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चों को गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने मृत बच्चे का शव सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दी। वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम से स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया, जो स्थिति को काबू में रखने का प्रयास कर रहा है। गढ़वा सिविल सर्जन ने बताया कि इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हुई है और 7 से 8 बच्चे घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है और कुछ बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और अभिभावकों को गहरे सदमे में डाल दिया है और वे स्कूल प्रशासन तथा बस संचालन में हुई लापरवाही की जांच की मांग कर रहे हैं। नाबालिग के साथ शिक्षक ने की छेड़छाड़, लंच ब्रेक में किया ये शर्मनाक काम। झारखंड के रामगढ़ जिले में
एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक टीचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह कथित वारदात तब हुई जब छात्रा शौचालय गई हुई थी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की इस कथित शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले सरकारी स्कूल के 40 साल के शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया कि 12 साल की बच्ची के माता-पिता ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई और शाम को ही आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। छात्रा के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक यह घटना 17 दिसंबर को भद्दानी नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल में हुई। परिजनों ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि घटना तब हुई जब छात्रा लंच के दौरान शौचालय गई थी। पतरातू के अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ पवन कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया, माता पिता ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने लड़की से छेड़छाड़ की और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। एसडीपीओ ने बताया कि मामला तब सामने आया जब नाबालिग ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। पश्चिम सिंहभूम में हुई थी दिल दहलाने वाली वारदात। बता दें कि इससे पहले झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से रेप किए जाने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र के पास बेहोश मिली 14 साल लड़की ने बुधवार को ओडिशा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस केस के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक अदालत में पेश किया गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी थी, लड़की के साथ हुई हैवानियत का पता चलने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हुआ हमला, 2 जवान घायल। झारखंड के पंडरा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर मोहल्ले के लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस जवान घायल हो गए हैं। घटना के बाद आरोपी, उसकी पत्नी, मां और भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पंडरा थाना में जस्सी लोहिया नामक युवक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची तो मोहल्ले के 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि पुलिस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। झारखंड में बड़ा हादसा, गंगा में समाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, चालक लापता। झारखंड के साहिबगंज जिले में शनिवार सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी गंगा में डूब गई और चालक लापता हो गया। यह घटना राजमहल अनुमंडल के राधानगर क्षेत्र में सुबह करीब 7:45 पर हुई। क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि दमकल वाहन में पानी की कमी होने पर गाड़ी गंगा से पानी भरने के लिए तट पर आई थी। अग्निशमन वाहन के चालक अरुण कुमार गाड़ी को बैक कर रहे थे, तभी मिट्टी धंसने से गाड़ी गंगा में समा गई। इस दौरान चालक अरुण कुमार गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए। चालक को ढूंढने गंगा में उतरे गोताखोर। सूचना मिलने के बाद राजमहल एसडीओ कपिल कुमार, एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी, सीओ यूसुफ शेख और अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। साथ ही लापता चालक की खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया, जो गंगा में उतरकर उसकी तलाश कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक चालक अरुण कुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कानूनी सहायता से अब नहीं रहेगा कोई वंचित, हाई कोर्ट के संरक्षण में डीएलएसए ने उठाया बड़ा कदम। पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए पाकुड़ ने समाज के वंचित और कमजोर वर्ग तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए 90 दिवसीय जागरूकता और आउटरीच अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य न्याय की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने की, जिन्होंने न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। इस कार्यक्रम के दौरान प्रभात फेरी ने मदर टेरेसा चौक और पाकुड़ बस स्टैंड होते हुए पुनः न्यायालय परिसर तक यात्रा की। इस दौरान शेषनाथ सिंह ने अभियान के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता अभियान झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय संरक्षक और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसके तहत अभियान का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक कानूनी जानकारी और सहायता पहुंचाना है। इस अभियान के दौरान डीएलएसए द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डोर टू डोर अभियान, कानूनी सेवा शिविर और रेडियो ऑफ टीवी पर वार्ताएं शामिल हैं। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक डीएलएसए कानूनी सेवा शिविर आयोजित करेगा। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास, आदिवासी मामलों, शिक्षा और कारागार विभागों के साथ मिलकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डीएलएसए द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों में निबंध, पेंटिंग और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। जेलों में चलेगा विशेष अभियान। डीएलएसए ने एक जेल टीम का गठन किया है, जो पूरे अभियान के दौरान जेलों का दौरा करेगी और कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। इस दौरान टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कैदी कानूनी सहायता से वंचित न रहे और उन्हें सभी लाभ प्राप्त हों। इस अवसर पर डीएलएसए पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया, पारिवारिक न्यायाधीश श्री सुधांशु कुमार शशि, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पा मुर्मू, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी, पीएलवी और मीडिया कर्मी उपस्थित थे। झारखंड के 1,36,000 करोड़ बकाये का मुद्दा जैसलमेर में भी गूंजा। केंद्रीय मंत्री निर्मला से मंत्री राधाकृष्ण ने कर दी यह मांग। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कोयला रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया की राशि की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार यह बकाया राशि शीघ्र राज्य को प्रदान करे। वित्त मंत्री ने हेमंत सोरेन का नाम लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि राज्य के आर्थिक विकास में मदद के लिए वॉश्ड कोल रॉयल्टी, कामन काज और भूमि मुआवजा मद से संबंधित बकाया राशि प्रदान की जाए। विशेष केंद्रीय सहायता की कर दी मांग। राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि राज्य को 5 साल तक विशेष केंद्रीय सहायता दी जाए, क्योंकि पहले इस मद में मिलने वाला अनुदान अब बंद हो चुका है, जिससे नक्सल प्रभावित जिलों का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने रांची पटना और रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बनाने की भी मांग की, ताकि राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में करें सहयोग। राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है और पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में सहयोग से छोटे किसानों की आजीविका में वृद्धि की जा सकती है। जनजातीय स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता पर जोर वित्त मंत्री ने जनजातीय समुदाय में गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य की चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय स्वास्थ्य नीति बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले में उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की बात की। साथ ही आदिवासी समुदाय की परंपरागत औषधि पर शोध के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा। पलामू में कृषि विश्वविद्यालय की हो स्थापना। झारखंड में पलामू जिले के मेदिनी नगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता जताई गई। इसके अलावा राज्य में सड़कों और रेल नेटवर्क के विकास के लिए
केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया ताकि राज्य में खनिजों की ढुलाई की प्रक्रिया को बेहतर किया जा सके। रांची में आशियाना खरीदने का मौका, आवास बोर्ड निकालने वाला है लॉटरी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने धुर्वा के मुड़मा मौजा में 85 प्लॉट की लॉटरी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बरियातू में एक आवासीय सह व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना को मंजूरी दी गई। यह महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड की 46वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने की। बैठक रांची स्थित मुख्यालय में हुई। धुर्वा में 85 प्लॉट की लॉटरी और निर्माण कार्यों की स्वीकृति बैठक में धुर्वा क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर प्लॉटिंग करने और 85 प्लॉटों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त हजारीबाग प्रमंडल के सारले स्थित आवासीय कॉलोनी में निर्माण कार्य के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। रांची में प्रमुख निर्माण कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 तक लेखा संकलन कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की नियुक्ति की जाएगी। संविदा पर नियुक्त कर्मियों की संविदा राशि में वृद्धि की जाएगी। कर्मियों के आवास भत्ते की दर को 30%, 20% और 10% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बोर्ड के एमडी के आवास की मरम्मत और रंग रोगन कार्य के लिए 24,83,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। विभिन्न प्रमंडलों में दैनिक मजदूरी पर अमीन की सेवा देने की स्वीकृति दी गई। हरमू स्थित कमजोर आय वर्गीय आवासीय कॉम्प्लेक्स की चारदीवारी और पेवर ब्लॉक लगाने के लिए 6,32,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। हजारीबाग में निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति। 6 दुकानों के निर्माण कार्य के लिए 24,79,000 रुपए की स्वीकृति। 16 नवनिर्मित फ्लैटों के चारों ओर पेवर ब्लॉक निर्माण के लिए 22,69,000 की स्वीकृति। आवासीय कॉलोनी में हाफ गैंट्री निर्माण के लिए 8,32,000 की स्वीकृति। ड्रेन कवर स्लैब के निर्माण के लिए 12,50,000 की स्वीकृति। मध्यम वर्गीय मकान के सामने सड़क निर्माण के लिए 6,29,000 की स्वीकृति। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर कैदियों के लिए खुले शिक्षा के नए रास्ते। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 2 दिन का विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था, ताकि उनकी शिक्षा यात्रा में आई रुकावट को दूर किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई कि जिन कैदियों की पढ़ाई जेल में आने के कारण रुक गई थी, उनके लिए 10वीं और 12वीं कक्षा में नामांकन कराकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में डालसा, रांची का सहयोग लिया जाएगा। केंद्र सरकार के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIUS के माध्यम से इन कैदियों की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 46 कैदियों का नामांकन 10वीं कक्षा में और 13 कैदियों का 12वीं कक्षा में किया जा चुका है। इसके अलावा इग्नू रांची के सहयोग से 13 कैदियों का स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया जा रहा है। जेल परिसर में ही इग्नू और NIUS के स्टडी सेंटर खोले गए हैं, जिससे कैदी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इन स्टडी सेंटर के जरिए कैदियों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका नियमित अध्ययन सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षाएं जेल परिसर में ही होंगी। इन कैदियों के लिए आगामी परीक्षा भी जेल परिसर में ही आयोजित की जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा में कोई विघ्न न आए। जेल प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर कैदियों के शैक्षिक हितों की देखरेख करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पूर्ण शैक्षिक अवसर मिले। झारखंड हाईकोर्ट और झालसा के इस प्रयास से यह उम्मीद जताई जा रही है कि जेल में बंद कैदी समाज की मुख्य धारा में लौटकर बेहतर जीवन जीने की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। ट्रेन से हो रही थी अवैध शराब की तस्करी, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने अवैध शराब तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर संदिग्ध रूप से घूम रहे 4 युवकों को हिरासत में लिया गया।
तलाशी के दौरान उनके बैग से प्रतिबंधित शराब की 94 बोतलें बरामद की गईं। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर रांची मंडल में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्क के तहत यह कार्रवाई की गई। इस दौरान आरपीएफ पोस्ट हटिया के निरीक्षक रुपेश कुमार, उप निरीक्षक दीपक कुमार और फ्लाइंग टीम ने 19 दिसंबर 2024 की शाम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों की उम्र 17 से 21 साल के बीच है। इनमें से एक नाबालिग है। उनकी पहचान इस प्रकार है: शिवम कुमार, उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम अशोक पासवान, निवासी केसाबे थाना बरौनी, जिला बरौनी, बिहार। गुड्डू कुमार, उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम लालटुन तांती, निवासी वार्ड नंबर 14, सोबरा, जिला बरौनी, बिहार। अमन कुमार, उम्र 17 वर्ष, पिता का नाम अमरजीत पासवान, निवासी वार्ड नंबर 2, पन्नापुर, थाना मटियानी, जिला बेगूसराय, बिहार। अंकुश कुमार, उम्र 21 वर्ष, हंसपुरा, औरंगाबाद, बिहार। बिहार में शराब सप्लाई की थी योजना। पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने झारखंड से शराब खरीदी थी और ट्रेन संख्या 18105 राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस और 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस से बिहार में सप्लाई करने की योजना बनाई थी। बरामद शराब की कीमत 1,16,000 रुपए। आरपीएफ ने उनके बैग से 94 बोतल अवैध शराब बरामद की, जिसकी बाजार कीमत 1,16,000 रुपए है। इस कार्रवाई में एएसआई शेखर ने बरामद शराब को जब्त कर लिया। 20 दिसंबर को आरोपियों को जब्त सामग्री सहित राज्य उत्पाद शुल्क विभाग रांची के हवाले कर दिया गया। शराब दुकान के पास छलकाया जाम तो होगी सख्त कार्रवाई। रांची पुलिस ने शराब दुकानों के पास शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 20 दिसंबर को वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के नेतृत्व में ग्रामीण थाना क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई। इसके तहत शाम 7 से 8 बजे के बीच थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में शराब दुकानों के पास शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई कि वे अपनी दुकानों के सामने शराब पीने की अनुमति न दें। यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान शराब पीने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया है, ताकि समाज में अनुशासन और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अफीम की खेती पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, जाने पूरा मामला। झारखंड के खूंटी जिले में अफीम की खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिले के एसपी अमन कुमार ने इस साल अफीम की खेती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी करते हुए शनिवार को अड़की प्रखंड क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, मुखिया, पंचायत सेवकों, चौकीदारों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अफीम की खेती नष्ट करने और इस अवैध गतिविधि की जानकारी देने की अपील की। एसपी अमन कुमार ने कहा कि नशे के खिलाफ जारी मुहिम में जनप्रतिनिधियों को पुलिस का सहयोग करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के खूंटी, मुराहू, अड़की, सायको और मारंगदा थाना क्षेत्र के कई गांवों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 10,000 एकड़ से अधिक जमीन पर अफीम की खेती की गई है। अब तक पुलिस ने करीब 70 एकड़ अफीम की फसल को नष्ट किया है, लेकिन बड़ी संख्या में अफीम की फसलें नष्ट करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और चौकीदारों के सहयोग की जरूरत है। एएसपी ने जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने अफीम की खेती को संरक्षण दिया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रावधानों के बारे में दी जानकारी। बैठक में एसपी ने अफीम की खेती के दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की और एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती से पूरा समाज बर्बाद हो सकता है और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए इसे रोकना बेहद जरूरी है। एसपी ने यह भी बताया कि अफीम की खेती नष्ट करने के बाद पुलिस राज्य और अंतर्राज्यीय नेटवर्क में शामिल 20 से अधिक लोगों को चिन्हित कर चुकी है।
इनकी संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। एसपी अमन कुमार ने अंत में जनप्रतिनिधियों और चौकीदारों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें और जल्द से जल्द अफीम की खेती को नष्ट करने में मदद करें। हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों के संबंध में डीजीपी को क्या निर्देश दिया, जानें पूरी खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता को आदेश दिया है कि वे राज्य सरकार और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के साथ मिलकर मादक पदार्थों के नमूने लेने और उन्हें संभालने के लिए एक नई और प्रभावी प्रक्रिया एसओपी तैयार करें। यह आदेश अदालत द्वारा मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में साक्ष्यों को सही तरीके से संभालने में कमी पर चिंता जताए जाने के बाद दिया गया। 18 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान अदालत ने मादक पदार्थों की बिक्री से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की। जजों ने पाया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूने लेने और उनका सही तरीके से दस्तावेजीकरण करने में कई बार गलतियां होती हैं, जिसके कारण अभियुक्तों को बरी किया जाता है या उन्हें जमानत मिल जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए अदालत ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस मुद्दे को लेकर विशेष ध्यान बहराहागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में एक घटना पर केंद्रित किया। इस मामले में एक वाहन से लगभग 80-90 किलोग्राम मारिजुआना बरामद किया गया था, लेकिन नमूने लेने में गड़बड़ हुई, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गई। इस घटना ने साफ कर दिया कि मादक पदार्थों के मामले में एक सख्त और मानकीकृत प्रक्रिया की आवश्यकता है, ताकि साक्ष्यों की सही तरीके से हैंडलिंग सुनिश्चित की जा सके और ड्रग्स से जुड़े मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। हाईकोर्ट के आदेश। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मादक पदार्थों के मामले में नमूने लेने और उनके दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस को एक मजबूत, प्रभावी और मानकीकृत एसओपी तैयार करना होगा। यह एसओपी मादक पदार्थों के संग्रह, जांच और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाएगा, जिससे इन मामलों की जांच और अदालतों में उनके प्रभावशीलता को मजबूत किया जा सकेगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि झारखंड हाईकोर्ट मादक पदार्थों के मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार चाहती है, ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाने में कोई कमी न रहे और ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। अब डीजीपी अनुराग गुप्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूने सही तरीके से लिए जाएं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि कानून के तहत अभियुक्तों के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया आभार समागम, अमित शाह के इस्तीफे पर हुई चर्चा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज आभार समागम बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, सुबोधकांत सहाय, अंबा प्रसाद और पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अडानी मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। बैठक में नेताओं ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अडानी पर की गई सनसनीखेज टिप्पणियों के बाद जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया तो उनका विरोध किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि केंद्र सरकार अडानी मामले की जांच से बचने के लिए कई रास्ते अपनाती है और इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करती है। नेताओं ने बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जो देश के संविधान के प्रति बीजेपी की नफरत को उजागर करता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को गृहमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गृह मंत्री संविधान का सम्मान नहीं करते तो 140 करोड़ भारतीय उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जब अमित शाह अंबेडकर का अपमान करने पर जवाब नहीं दे पाए तो बीजेपी ने राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी के आईसीयू में भर्ती होने पर भी बीजेपी का कोई नेता उनके पास नहीं गया। संविधान बचाने और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि यह जंग संविधान बचाने और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस मिशन को आगे भी जारी रखेगा और बीजेपी के असंवैधानिक कार्यों के खिलाफ संघर्ष करेगा। कांग्रेस, सीपीआई और भीम आर्मी ने गृहमंत्री अमित शाह का फूंका पुतला। बोकारो, बेरमो स्थित फुसरो बैंक मोड़ में शनिवार को कांग्रेस, सीपीआई और भीम आर्मी ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस के बेरमो प्रखंड अध्यक्ष छेदी नोनिया, भीम आर्मी के गोवर्धन रविदास और सीपीआई के जवाहरलाल यादव ने कहा, गृहमंत्री का अब तक पद से नहीं हटना और बाबा साहेब अंबेडकर पर हुए अपमान पर माफी नहीं मांगना भाजपा आरएसएस का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत दलित विरोधी मानसिकता है, जिसे कांग्रेस, सीपीआई और भीम आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का सारा रिकॉर्ड भाजपा ने तोड़ दिया है। कहा कि अब कांग्रेस, सीपीआई और भीम आर्मी के रास्ते ही बाबा साहब का सम्मान सुरक्षित रह सकता है। इसके पूर्व पुराना बीडीओ ऑफिस से फुसरो बैंक मोड़ तक जुलूस की शक्ल पहुंचे। उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की गद्दी छोड़ने का नारा लगा रहे थे। इस अवसर पर मजदूर नेता श्यामल कुमार सरकार, हरेंद्र प्रसाद सिंह, शिवनंदन चौहान, गणेश मल्लाह, कृष्ण कुमार चांडक, वृज विहारी पांडेय, उत्तम सिंह, जयराम सिंह, सुबोध सिंह पवार, राजेश्वर सिंह, परवेज अख्तर, महफूज आलम, संतोष सिंह, साघू बावरी, सलीम जावेद उर्फ मोती, राजू दिगार, मोहम्मद रफीक, रईस आलम, कर्मा तुरी, सुनीता सिंह, पम्मी सिंह, कामोद नोनिया, जितेंद्र सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड पुलिस की नई पहल, पेट्रोलिंग गाड़ी में लगेंगे 360 डिग्री के कैमरे। झारखंड पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे पुलिस की गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। रांची में पुलिस वाहनों पर 360 डिग्री कैमरा लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह कदम झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल है, जिनका मानना है कि पुलिस के हर काम में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। पुलिस वाहनों पर लगने वाले कैमरे की विशेषताएं। पुलिस वाहनों पर लगने वाले कैमरे में 2 कैमरे होंगे। एक कैमरा वाहन के ऊपर लगाया जाएगा, जो चारों तरफ मूविंग होगा, और दूसरा कैमरा पीसीआर के अंदर लगाया जाएगा। इससे पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी मिल पाएगी कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं। विज्ञापन के माध्यम से बेहतर कैमरे की तलाश। इस परियोजना के लिए झारखंड पुलिस ने अखबारों में विज्ञापन निकाला है, जिससे देश भर से बेहतर सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले लोगों को आमंत्रित किया जा सके। इसके अलावा झारखंड पुलिस ने पहले ही देश भर के कई कंपनियों के साथ बैठक की है और उनके डेमो भी देखे हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता का बयान। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पूर्व में पहले टेंडर कर लिया जाता था और फिर ऐसे टेक्निकल सामान आ जाते थे जिनका कोई प्रयोग ही नहीं होता था, लेकिन इस बार हमने विज्ञापन निकालकर देश भर से वाहनों में बेहतर सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले लोगों को इनवाइट किया है। एक राउंड की बैठक भी उनके साथ हुई है और सभी ने अपने अपने डेमो भी पुलिस मुख्यालय में दिया है। जो सबसे बेहतरीन होगा उसी को मंजूरी दी जाएगी और फिर वही कैमरे पुलिस वाहनों में लगाए जाएंगे। कैमरे की फीड सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। पुलिस वाहनों में लगे कैमरे की फीड सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचेगी, जहां सीनियर अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इससे पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी मिल पाएगी कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं। कर्नाटक पुलिस एक्ट का अध्ययन। इसके अलावा झारखंड पुलिस कर्नाटक पुलिस एक्ट का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें निगम क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। झारखंड के डीजीपी अनुराग